Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting our new topic and this will be the final topic for our course of object oriented programming, and that is exceptional handling. We will be discussing few topics in this particular discussion of exception handling, and then with that we will be also having some programming examples related to this concept. सो जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग कि एक्सेप्शन होती क्या हैं और क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सेप्शंस. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ ट्राई, कैच, थ्रो, और उसमें फिर हम मज़ीद हाउ वी विल बी थ्रोइंग एक्सेप्शंस ये डिस्कस करेंगे, रीथ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शंस, और इसी तरह यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस जो हैं वो हम देखेंगे. देन वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरीके से वी कैन ड्राइव फर्दर फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लासेस, एंड देन फाइनली वी विल बी कंक्लूडिंग आवर टॉपिक with the exception processing order and catching uncaught exceptions, यानी जो exceptions हम कैच नहीं कर सकते किस तरीके से हम उनको जो है वो कैच करेंगे. सो एज वी वर डिस्कसिंग कि जी हम exceptions को पहले डिस्कस करेंगे कि what are the exceptional conditions. जब भी हम प्रोग्राम कोई भी डेवलप करते हैं तो उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे हमने इससे पहले डिस्कशंस किए थे कि एक चीज़ होती है सिंटैक्स की का एरर और दूसरा होता है लॉजिकल एरर. सिंटैक्स का एरर ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है, तो उसका C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीक़ाकार होता है. तो जब भी हम उस तरीक़ेकार से हट कर कोई भी जो है स्टेटमेंट लिखते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, तो कंपाइलर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है समझने का, हम उससे जब भी डेविएट करेंगे तो कंपाइलर जो है वो एक सिंटैक्स एरर जो है वो कंपाइलेशन के टाइम पे देता है. इसी तरीके से लॉजिकल एरर्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि वो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं कि जहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल के प्रोग्रामिंग में जो हमने बात की सिंटैक्स लिखने का जो तरीक़ाकार है वो तो हमने कहा सिंटैक्स एरर है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमारा वो हमें अचीव नहीं होता, या जो भी कोई आउटपुट हम जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो उस तरीके से नहीं अचीव होता, हालांकि उस प्रोग्राम में कोई एरर हमारे पास नहीं होगा. तो इसी तरीके से कुछ जगहों पे हमारे पास कुछ ऐसा इशू क्रिएट होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल की मदद से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करें कि लेट्स से एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम है कि यूज़र से जो है वो प्रोग्राम में हम एक इनपुट जो है वो लेता है, और उन इनपुट पे बेसिकली होता यह है कि वो डिवीज़न हम करवाना चाहते हैं दो डिफरेंट नंबर्स के लिए. अब ऐसे केसेस में बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से जब यूज़र से इनपुट लिया गया है तो यूज़र से इनपुट लेने की वजह से अब कंपाइलर ने उस पॉइंट पे जब कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम तो कोई सिंटैक्स का या लॉजिकल एरर से रिलेटेड चीज़ नहीं है, बल्कि होता क्या है कि हमारे पास यूज़र कोई ऐसी एंट्री जो है वो एंटर कर देता है या कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर देता है जिसकी वजह से कोई एक्सेप्शन या कोई ऐसी अनऑर्डिनरी चीज़ क्रिएट हो जाती है या ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो कंपाइलर के लिए, या जो हम इन जनरल टर्म्स बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ समवन वांट्स टू डिवाइड टू नंबर्स और वो यूज़र से इनपुट लिए जा रहे हैं, तो कंपाइलर को अगर हम जब वो इनपुट ले रहा है तो अगर हमको यूज़र जो है वो ज़ीरो दे दे डिनोमिनेटर पे, तो वी नो कि जब भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर विल बी इनफाइनाइट. सो इस पर्टिकुलर केस में जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होता है एबनॉर्मली, यानी एक नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा और आउटपुट भी शो नहीं करेगा.
तो सी प्लस प्लस में एक एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेके कि हम ऐसी कुछ सिचुएशंस को बेसिकली कैच करते हैं एक मैकेनिज़्म के थ्रू, और फिर उसको एड्रेस करने के लिए दोबारा से प्रोग्राम को उसी पॉइंट पे लाके सही तरीके से जब तक एंटर नहीं होगी वैल्यू, उस वक्त तक हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो एक कोई भी प्रॉब्लम है जिसको जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बेसिकली सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक में। तो पहला है ट्राई, दूसरा कैच और तीसरा जो है वो थ्रो। अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से इन तीनों को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वर्क फॉर के हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस in our programming code. So now to continue our discussion on this exception handling, हमने पहले बात की थी कि we will be discussing 3 different constructs, try, catch and throw. तो बेसिकली जब भी हमें कोई भी एक्सेप्शन जो है अपने कोड में वो कैच करवाना है, यानी उसको डिटेक्ट करवाना है दूसरे लफ्ज़ों में, तो उसके लिए हमें जो ट्राई और कैच का एक ब्लॉक जो है कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करना ज़रूरी है। और उसके बाद हम थ्रो की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि जो भी एक्सेप्शन है या जो भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो रूटीन है वो जो भी अवेलेबल है जो हमने मेंशन किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा या वो रन करेगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ट्राई और कैच का ब्लॉक है उसको लिखने का क्या सिंटैक्स या क्या तरीक़ेकार है, और फिर जो थ्रो है वो बेसिकली किस तरीके से यूज़ होता है। सो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को अगर देखें तो इसके सिंटैक्स में बेसिकली एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली के ट्राई और कैच दोनों का एक ब्लॉक मौजूद है, और इस ब्लॉक में एज यू कैन सी इन अ सैम्पल कोड जो हमारे पास ट्राई जो है वो बेसिकली हमने एक ब्लॉक बनाया है, और इस ब्लॉक ऑफ कोड जो कि करली ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है ट्राई कीवर्ड को लिखने के बाद। इसके बाद जो भी कोड जो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा वो जब भी हम जिस पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सस्पेक्ट करते हैं या हमें लगता है कि ये यहाँ पे ये जो मसला है इसकी वजह से कोई ना कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन या कोई एक्सेप्शन जो है वो रेज हो सकती है, तो उसको फिर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और ये जो बेसिकली एक्सेप्शन है वो फिर ताकि रन टाइम पे कंपाइलर जैसे ही इस एक्सेप्शन को देखेगा तो वो उसके करस्पॉन्डिंगली कोई भी अपना एक्शन जनरेट करने के लिए तैयार होगा। तो रन टाइम में अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है, जैसे हमने इससे पिछली स्लाइड में बात भी की कि लेट्स से हम किसी भी नंबर को 0 से लेट्स से अगर डिवाइड करने लगे हैं तो उस केस में हम कॉल करवाते हैं थ्रो का जो सेक्शन है या जो कि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मौजूद है। जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 4 में हमारे पास ट्राई की बॉडी के अंदर ये थ्रो जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है। अब ये थ्रो स्टेटमेंट बेसिकली ये एक आर्गुमेंट लेती है जो एक्सेप्शन को रेज करने के टाइम पे जो भी उसको हैंडल करने के लिए जो कोड रिक्वायर है उसको फिर वहाँ पे इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस ट्राई एंड कैच ब्लॉक, इस ट्राई ब्लॉक में बेसिकली जब ये ब्लॉक मेंशन करते हैं तो उसी के फ़ौरन साथ ही हम कैच का जो ब्लॉक है उसको भी मेंशन करते हैं। तो जो कैच का जो ब्लॉक है बेसिकली ये वो ब्लॉक है कोड का, इसको भी हम बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू ही मेंशन करते हैं, यानी जो भी उसकी बॉडी है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है।
और ये जो कैच का कीवर्ड है इससे स्टार्ट होती है, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। और द कैच का स्टेटमेंट है बेसिकली ये एक पैरामीटर रिसीव करता है, और जो डेटा टाइप है इस पैरामीटर की वो इन पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो लिखी जाती है आफ्टर राइटिंग दी कैच कीवर्ड, जो कि हमने पिछले सैम्पल जो हमने देखा कोड का उसमें भी हमें नज़र आता है। Okay, so now we have this sample code here in this particular slide. यहाँ पे इस सैम्पल कोड में हम देख सकते हैं कि हमने दो इंटीजर्स यहाँ बेसिकली इनिशलाइज करवाए हैं। पहला जो इंटीजर है दैट इज़ ए एंड द सेकंड इंटीजर इज़ बी। उसके बाद हमने ये जो ए है इसको हमने मेंशन कर दिया जस्ट बाय टाइपिंग द मैसेज ऑफ सी आउट एज के जी ए जो है वो न्यूमिनेटर की वैल्यू हो और बी जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू है। और हमने फिर इन दोनों ए और बी दोनों ही की वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से इनपुट ली हैं। इसके बाद हमने लाइन 11 पे बेसिकली ट्राई की जो बॉडी डिफ़ाइन की है, इस ट्राई की बॉडी के अंदर बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर तो हमारी बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, यानी इफ़ बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, so in that case we also have a throw inside this try block, और उस थ्रो के ब्लॉक के अंदर बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि हमने सी आउट करवाया है ए डिवाइडेड बाय बी। देन आफ्टर दिस ट्राई वी हैव अ कैच स्टेटमेंट, और कैच स्टेटमेंट में जैसे हमने कहा था कि हम कोई भी पैरामीटर जो है वो पास करवाते हैं, और उस जो भी एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के लिए जो भी हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है ताकि उस एक्सेप्शन को डील किया जा सके, तो वट एवर वे वी वांट टू डील द एक्सेप्शन, तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव पुट द आउटपुट मैसेज ऑन द स्क्रीन के एक्सेप्शन अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाय ज़ीरो। सो लेट्स से इन केस के स्टूडेंट या जो यूज़र है सॉरी यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू डिनोमिनेटर यानी बी की वैल्यू को ज़ीरो रखेगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास जो कैच का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो जो है वो यूज़र से दोबारा ये सी आउट करवा के कि जी उसने यूज़र ने अगर ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी है डिनोमिनेटर में, तो यू नो कि जी इफ़ समथिंग इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो द आंसर विल बी इनफाइनाइट, सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। सो वी मस्ट डील विद दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस इन आवर कोड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कैच का ब्लॉक डिफाइन किया। सो नाउ वी विल ट्राई टू रन दिस कोड एंड सी कि जी किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा। ओके, सो नाउ वी हैव द सेम कोड जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। वी हैव टू डिफरेंट इंटीजर्स, इंटीजर ए एंड बी। हमने दोनों ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट ली हैं, और ए को हमने न्यूमिनेटर कहा है लेट्स से, और बी को डिनोमिनेटर। देन वी हैव दिस ट्राई बॉडी। इस ट्राई के अंदर बेसिकली इनसाइड दीस पैरेंथेसिस हमने थ्रो डिफाइन किया और एक कंडीशन भी लगाई है कि अगर बी जो है वो इक्वल्स टू जीरो है, एंड देन ऑन दैट जीरो वी पुट द थ्रो कंडीशन के जी सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी, यानी ए को बी से डिवाइड किया जाए। इसी तरह हमने कैच के अंदर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमने एक कोई पैरामीटर पास करवाया, और फिर जो जो भी एक्सेप्शन रेज होती है जीरो वैल्यू पुट करने के बाद, तो कंपाइलर जो है वो उसको डील करने के लिए यहाँ पे हमने एक सी आउट पे मैसेज प्रिंट करवाया। तो नाउ वी विल सी के जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं किस तरीके से हमारे पास आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। So as you can see now in this particular point compiler is asking us कि जी जो वैल्यू है वो एंटर की जाए, जो भी कंपाइलर को हम वैल्यू जो भी देना चाहते हैं एज एन इनपुट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन सी कि हमारे पास जो वैल्यू है इस वक्त वो जब हम इनपुट करते हैं लेट्स से इन दिस पॉइंट के हमारे पास जो वैल्यू है, लेट्स से फर्स्ट वैल्यू हमने डाली यहाँ पे 4, सेकंड डिनोमिनेटर में हमने 0 लिखा, और तो यहाँ पे कंपाइलर ने एक्सेप्शन रेज की और हमें ये मैसेज डिस्प्ले किया। नाउ वी ट्राई टू अगेन कंपाइल दिस कोड, और इसको दोबारा से हम
एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट जनरेट होता है। So let's say for example, again we try to compile and run this code. So in this particular point, let's say हमने जो वैल्यू दी है, अब हम एक कोई भी वैल्यू देते हैं, let's say 2 and 2. So it will find out the answer for us. So this is the way कि जो हमने देखा कि किस तरीके से एक्सेप्शन जो है वो रेज हुआ और कंपाइलर ने उसको डील किया। Okay, so after discussing the code, अब हम मज़ीद थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि हमने जैसे पिछले पिछले सेक्शन में ये देखा कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें जो कैच की स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी ओवरफ्लो होता है, लेट्स से कोई अननेसेसरी या अनएक्सेप्शनल कंडीशन यहाँ पे रेज होती हैं, तो जिसमें हमने देखा कि डिवाइड इफ़ यू डिवाइड समथिंग बाय ज़ीरो उस केस में, तो ट्राई ब्लॉक जो है वो यूज़ करता है थ्रो स्टेटमेंट ताकि वो जनरेट करे एक्सेप्शन जैस जो कि हैंडल की जाएगी कैच ब्लॉक के थ्रू। यानी एक्सेप्शन है वो रेज करेगा या वो देखी जाएगी थ्रू ट्राई के जो थ्रो ब्लॉक है उसके ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो थ्रो है उसकी थ्रू, और फिर उसको जो रिजॉल्व करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स लेने वो कैच के ब्लॉक में हम मेंशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो थ्रो का स्टेटमेंट था पिछले कोड में वो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा था, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस कोड। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि जी हमने बाय मिस्टेक वहाँ पे फ्लोट नंबर जो है वो एंटर कर दिया है इंस्टेड ऑफ पुटिंग ज़ीरो, लेट्स से थ्रो में, तो जो वैल्यू है आर्गूमेंट की वो उस केस में ज़ीरो होगी या तो लेकिन वी डिस्कस के जी इंटीजर जो है और फ्लोट ज़ीरो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि कैच ब्लॉक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटीजर आर्गूमेंट, तो जो थ्रो है वो अगर फ्लोटिंग आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया है तो वो एक प्रॉब्लम आएगा कि कैच और जो थ्रो है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है थ्रू दिस डेटा टाइप। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वी वांट टू मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम टू चेंज इट फ्रॉम 0 to 0.0 f टू मेक इट एज फ्लोट नंबर इन द थ्रो स्टेटमेंट, और फिर हम दोबारा प्रोग्राम को रन करके जब आउटपुट को देखेंगे देन वी विल गेट द प्रॉपर बेसिकली डेटा टाइप। तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप की जो डिस्कशन थी रिलेटेड टू दिस। अब नेक्स्ट जो मज़ीद हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये जो डेटा टाइप्स हैं उनका सेम होना ज़रूरी है। सो एज़ वी डिस्कस के अगर यहाँ पे डेटा टाइप जो है हमारे थ्रो की और जो कैच ब्लॉक है उसकी सेम नहीं होगी तो बेसिकली प्रोग्राम जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्विट हो जाएगा बाय पुटिंग सम एबनॉर्मल टर्मिनेशन मैसेजेस यूज़र कंसोल पे, और उससे यूज़र को नहीं आइडिया होगा कि असल में मसला क्या आया था ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द कोड जिसकी वजह से एक अनयूजुअल बिहेवियर प्रोग्राम ने शो किया विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग। So whenever we write the exceptional handling using the catch block, ये बड़ा ज़रूरी होता है समझना कि जो आर्गुमेंट टाइप है कैच ब्लॉक की वो बड़ी क्रूशल है और उसका बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर तो हम कोई फ्लोट नंबर जो है वो थ्रो करने लगे हैं विद द थ्रो, तो एक्सेप्शन जो है या जो आर्गुमेंट है डेटा टाइप की कैच ब्लॉक में उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए फ्लोट नंबर ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो थ्रो है वो वहाँ से थ्रो कर रहा है कोई इंटीजर और यहाँ पे जो कैच है वो जो है वो उसको कोई फ्लोट या कोई दूसरी डेटा टाइप का जो नंबर है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हाउ वुड इट कैच दी दिस एक्सेप्शन। तो दोनों का डेटा टाइप का सेम होना बड़ा ज़रूरी है कि इफ़ वी आर थ्रोइंग द फ्लोट नंबर इन द एक्सेप्शन, तो आर्गुमेंट जो है डेटा टाइप का कैच ब्लॉक में इसको भी फ्लोट नंबर को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं है सेम डेटा टाइप तो वहाँ पे तो एक इशू क्रिएट होगा। सो तो जो कोड है लेट्स से वी कैन चेंज द कोड समथिंग लाइक के जी जो हमारा यहाँ पे शो कर रहे हैं उनके थ्रो में बेसिकली वी हैव 0.0 विच इज़ अ फ्लोट, सॉरी डबल इन दिस केस,
वेयर एज कैच में भी जो है वो हमने एक डबल नंबर को डबल डी के नाम से यहाँ मेंशन किया। तो आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली थ्रोइंग ए स्टेटमेंट 0.0 विच इज़ अ डबल डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट, और कैच में भी फिर हमने उसी डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन किया है। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने डबल या फ्लोट जो भी नंबर हम थ्रो में रख रहे हैं, कैच में भी वही डेटा टाइप होनी चाहिए। तो इसी तरीके से लेट्स से इफ़ वी हैव कैरेक्टर इन दी थ्रो, तो जो कैच है वो भी एक कैरेक्टर टाइप को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सो जस्ट लाइक वी हैव पुट इट थ्रो ए विच इज़ अ कैरेक्टर, तो कैच का ब्लॉक भी जो है वो एक कैरेक्टर सी को बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व और टू सॉल्व दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ नेक्स्ट जो लेक्चर में हमारी डिस्कशन मज़ीद इससे आगे एक्सटेंड होगी, दैट विल बी अबाउट कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शन हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हो, एक से ज़्यादा एक्सेप्शन भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे कि वेन एवर वी हैव more than one exception raised in our programming code, तो किस तरीके से हमारे कोड को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो मल्टीपल जो हमारे एक्सेप्शंस हैं उनको डील कर सके या हैंडल कर सके। So with that we end up with today's lecture. Hope to discuss and extend our topic of exception handling in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.